Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today's video is contributory negligence. But before we begin, I would like to tell you one thing that if you do not know the meaning of negligence, you have to watch my video on essentials of negligence so as to grab this topic in its entirety. क्योंकि contributory negligence, as the name itself indicates, एक ऐसी negligence which is contributory in nature. But since you do not know the meaning of negligence, you will not be able to understand this concept. पहले उस वीडियो को देखना. You should know the meaning of negligence in depth. उस वीडियो में मैंने in greater detail बताया है what is negligence, what are the essentials of negligence, और उसके बाद आपको contribute to negligence बहुत ही easy लगेगा. So to begin with, negligence basically होता क्या है? Breach of duty. Duty to take care by the defendant. यानी कि जब defendant party makes a breach of legal duty of care towards the plaintiff, and as a result of this breach, this plaintiff party sustains injury. तो यहाँ पे plaintiff party can succeed in its action for negligence against the defendant. Negligence मतलब क्या है कि defendant की एक legal duty होती है of care towards the plaintiff. वो उस legal duty को उस reasonable care को नहीं रखता जिस कारण इस party को injury होती है aggrieved party को, and this party then claim compensation क्योंकि इसको कोई ना कोई injury हुई due to the wrongful conduct of the defendant party. But what is meant by contributory? Contributory as the term indicates, जहाँ पे दोनों लोगों के, अब यहाँ पे दो लोग कौन हुए? प्लेंटिफ पार्टी एंड द डिफेंडेंट पार्टी. ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब एक ऐसी नेग्लिजेंस जहाँ पे दोनों पार्टीज की गलती होती है, यानी कि एग्रीव्ड पार्टी तो प्लेंटिफ पार्टी ही रहेगी, तभी वो केस फाइल करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन प्लेंटिफ पार्टी को जो इंजरी होती है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट पार्टी अलोन, बट in this case contributory negligence में plaintiff party is itself responsible. उसकी खुद की भी contributory negligence होती है for the injuries sustained by the plaintiff party. यानी कि I'll give you an example. इसमें होता है कि दोनों की negligence जब co-join हो जाती है ना, their negligence gives birth to contributory negligence. I'll give you an example. For example, A is a person who's going by the wrong side of the road. अब यहाँ पे रोड के रॉन्ग साइड पे जाना क्या है? ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो. इट मीन्स यहाँ पे ए की तो गलती हुई, लेकिन ए जब रॉन्ग साइड पे जाता है तो सामने से एक ट्रक आता है, हेवीली लोडेड ट्रक, जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड है. ए को देखने के बाद भी, एंटिसिपेट करने के बाद भी कि सामने कोई इंसान है, दैट पर्सन वाज अनेबल टू अप्लाई ब्रेक्स क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, एंड एज अ रिजल्ट वो ए के ऊपर से निकल जाता है, ए डाइज. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको क्या समझ आता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, डिफेंडेंट की तो एज इट इज गलती है. डिफेंडेंट की तो गलती नेग्लिजेंस चैप्टर में भी थी, जब हमने उस चैप्टर को देखा था तो उसमें हमने देखा था कि गलती डिफेंडेंट की होती है. बट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में एक्स्ट्रा क्या आता है, यहाँ पे प्लेंटिफ की खुद की भी गलती होती है. ही ऑल्सो हैज अ वांट ऑफ केयर, ठीक है, फॉर हिज ओन सेफ्टी, बट ही हैज मेड ब्रीच ऑफ दैट वांट ऑफ केयर ऑन हिज ओन पार्ट. विच मीन्स कि यहाँ पे अगर ए रोड के रॉन्ग साइड ना चलता, शायद ये एक्सीडेंट ना होता. इट मीन्स डिफेंडेंट की तो गलती है जो इतना रैश ड्राइविंग करता है, बट उसकी गलती के साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ दिस पर्सन ए, जो कि रोड के रॉन्ग साइड पे जा रहा है. इट मीन्स दिस कॉन्सेप्ट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की डेफिनेशन बताऊं तो वो ये कहती है कि व्हेन द प्लेंटिफ by his own want of care contributes to the damage so caused to him due to defendant's negligence, then that person is certainly liable for contributory negligence. यानी कि he also has a want of care for his own safety, but उसने वो ध्यान नहीं रखा, due to his failure he sustained injury. अब यहाँ पे दोनों की जो नेग्लिजेंस है वो को ज्वाइन हो जाती है, एंड दैट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. अब इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ व्हिच इज डेविस वर्सेस स्वान मोटर्स कंपनी लिमिटेड 1949. इस केस में क्या हुआ था कि स्वान कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय थे, वो एक लॉरी के स्टेप्स पे खड़े थे. ही वाज स्टैंडिंग बाय द स्टेप्स ऑफ अ लॉरी, यानी कि जैसे कि बस की स्टेप्स पे कंडक्टर्स खड़ जाते हैं, वैसे ही वाज स्टैंडिंग बाय द स्टेप्स ऑफ दैट लॉरी. सामने से नहीं बट पीछे से एक ऑमनीबस आती है, एंड दैट ऑमनीबस वाज ट्राइंग टू ओवरटेक दिस लॉरी. और जैसे ही उसने ओवरटेक करने की कोशिश करी, बोथ दीज व्हीकल्स कोलाइडेड. जब वो कोलाइड हुए तो दिस पर्सन काइंड ऑफ सैंडविच्ड बिटवीन द टू व्हीकल्स एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. अब यहाँ पे जब डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने केस फाइल किया तो उन्होंने कहा कि जो ऑमनीबस है, ऑमनीबस का ड्राइवर वाज ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमें जो है वो कॉम्पेंसेशन दी जाए. देयर इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑमनीबस ड्राइवर. बट कोर्ट ने कहा देर इज नेग्लिजेंस बट देर इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस भी कौन सी है? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस.
है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस तो मैंने आपको समझा ही दिया, जब दोनों जन की गलती होती है, प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट बोथ द पार्टीज आर लायबल, दोनों की लायबिलिटी बनती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑमनिबस चला रहे थे उनकी तो गलती है, बट उनके साथ साथ गलती उस इंसान की भी है हु वाज स्टैंडिंग बाय द स्टेप्स ऑफ दैट लॉरी। तो यहाँ पे दोनों की कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस रही थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो डिफेंडेंट होते हैं, he can certainly avail this defense of contributory negligence. इसका फायदा ऑल इन ऑल किसको रहेगा? डिफेंडेंट को, क्योंकि डिफेंडेंट को जो कॉम्पेंसेशन देनी होती है, डिफेंडेंट को तो इन एनी वे कॉम्पेंसेशन देनी होगी टू द प्लेंटिफ पार्टी अगर उसके पार्ट पे एक्चुअल में नेग्लिजेंस हुई, if all the essentials of negligence are complete, and if plaintiff party is able to prove all the essentials of negligence, क्योंकि onus of proof, burden of proof plaintiff party पे रहता है, तो अगर वो ये प्रूव कर देते हैं, defendant has to pay compensation to the aggrieved party. But contributory negligence as a concept ये बहुत ही beneficial है to the defendants. क्यों? क्योंकि जो compensation defendant ने plaintiff party को देनी है वो बहुत हद तक reduce हो जाएगी, क्योंकि जब एक negligent act में दोनों की नेग्लिजेंस कंबाइन हो जाती है, को ज्वाइन होकर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बनती है, तो जो कॉम्पेंसेशन डिफेंडेंट देंगे टू द प्लेंटिफ दैट विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि इसकी खुद की भी तो गलती थी, उसकी खुद की गलती के लिए तो ही विल नॉट कॉम्पेंसेट दिस पर्सन, राइट? तो यहाँ पे यही है कि डिफेंडेंट कैन डेफिनेटली प्लीड द डिफेंस of contributory negligence on the part of plaintiff if that defendant is able to prove that there was a want of care on the part of plaintiff party, उसके पार्ट पे एक want of care था, he has made a breach of that want of care. It means if he proves that plaintiff party fails to take reasonable care, वो reasonable care नहीं रख पाए of his own safety. अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर अब आप समझ चुके होंगे नेग्लिजेंस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि रीजनेबल केयर का मतलब होता है care which is to be taken by a person, जो एक ordinary prudent man guided by those similar circumstances that same situation, उस situation में एक ordinary prudent man कितनी केयर रखता है उस केयर को देखना होगा। अगर तो प्लेंटिफ ने उतनी ही केयर रखी जितनी रीजनेबल थी जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन रखता, तो यहाँ पे प्लेंटिफ कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दैट पर्सन कैन नॉट बी मेट विद द डिफेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, क्योंकि उसने तो रीजनेबल केयर रखी। जब रीजनेबल केयर रखी इट मीन्स नेग्लिजेंस नहीं थी। बट अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर देते हैं कि प्लेंटिफ के पार्ट पे भी एक वांट ऑफ केयर थी, उसने वो वांट ऑफ केयर नहीं रखी, ही फेल्ड टू टेक that reasonable care of his own safety, तो वहां पे he can avail the defense of contributory negligence. अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो डिफेंडेंट की लाइबिलिटी होती है वो तो एज पर नेग्लिजेंस ही होती है, जो हमने टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस देखा, एज पर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑल द एसेंशियल्स मस्ट बी फुलफिल्ड, तभी डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल। लेकिन जो प्लेंटिफ की लाइबिलिटी होती है ना वो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस से थोड़ी डिफरेंट होती है। प्लेंटिफ की लाइबिलिटी फॉर हिज ओन सेफ्टी होती है, यानी जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि ए की किसी और के टुवर्ड्स लाइबिलिटी नहीं थी, जैसे डिफेंडेंट की तो प्लेंटिफ की टुवर्ड्स लाइबिलिटी होती है एज पर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, बट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में प्लेंटिफ की लाइबिलिटी किसी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो ऑब्लिगेशन होती है दैट इज नॉट टुवर्ड्स सम अदर पर्सन, उसकी टुवर्ड्स हिज ओन सेल्फ होती है अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। अब आप उसने खुद ही ध्यान नहीं रखा, ए वाज गोइंग बाय द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, तो वहां पे उसने अपनी ही सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ही वाज आल्सो हेल्ड लायबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सो जब डिफेंस प्लीड करती है डिफेंडेंट पार्टी, दे हैव टू प्रूव कि प्लेंटिफ के पार्ट पे भी नेग्लिजेंस थी फॉर हिज ओन सेफ्टी, उन्होंने रीजनेबल केयर नहीं रखी। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए एक केस लॉ डिस्कस करते हैं व्हिच इज सुषमा मित्रा वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1974। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि देयर वाज अ लेडी, शी वाज सिटिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, पब्लिक बस में बैठी थी और उनकी जो एल्बो थी, शी वाज रेस्टिंग हर एल्बो ऑन द विंडो सिल। अभी एक ऑर्डिनरी बिहेवियर है, हैबिचुअल है कि एक इंसान जब बस में बैठता है तो वो अपनी एल्बो को रेस्ट करता है ऑन द विंडो सिल। अब वही हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो लेडी जब विंडो सिल पे अपनी एल्बो रख के इस तरीके से बैठी थी, दैट बस वाज गोइंग ऑन द हाईवे, वो हाईवे पे जा रही है जहाँ पे बहुत ब्रॉड हाईवे है, कोई भी चांस नहीं है ऑफ इंजरी। सामने से क्या हुआ कि एक ट्रक आता है और फॉर दैट मैटर कोई बस आती है, कोई व्हीकल आता है, हैवी व्हीकल, वो व्हीकल ने क्या किया, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्लोजली क्रॉस किया इस स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस को जिसमें वो लेडी बैठी थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट दिस लेडी सस्टेन्ड इंजरी। जब इन्होंने केस फाइल किया फॉर कॉम्पेंसेशन, तो यहाँ पे डिफेंडेंट से डिफेंस प्लीड किया कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का।
अब यहाँ पे जब उन्होंने डिफेंस प्लीड किया तो कोर्ट हैज टू लुक इनटू द मैटर कि क्या यहाँ पे इन एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है भी या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट्स को ये बताना होगा, ये प्रूव करना होगा इन ऑर्डर टू अप्लाई द डिफेंस ऑफ, इन ऑर्डर टू प्लीड द डिफेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, उनको ये प्रूव करना होगा कि प्लेंटिफ के पार्ट पे एक रीजनेबल केयर थी जो उन्होंने नहीं रखी फॉर हिज ओन सेफ्टी। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में हम दो सिचुएशंस को देख के चलते हैं। एक साइड है द बस इज मूविंग ऑन अ ब्रॉड हाईवे, दूसरी साइड अ सिमिलर बस इज मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। जहां पे आप ब्रॉड हाईवे पे जा रहे हो, एक हैबिट है ऑर्डिनरी मैन की, ऑर्डिनरी मैन रीजनेबल केयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। तो जूरी तो ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को ही ध्यान में रखेगी। तो वो कहते कि अगर इनके बजाय कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन होता, मैन ऑफ फेयर एवरेज इंटेलिजेंस, वो भी इंसान विंडो सिल पे इसी तरीके से अपनी एल्बो को रेस्ट करते, बिकॉज एक हैबिचुअल एक बिहेवियर है जो एक इंसान करता है। एंड मोरओवर दिस बस वाज गोइंग ऑन अ हाईवे, तो इनका यहाँ पे जो उन्होंने किया ये इनके पार्ट पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं थी। इंस्टेड जो भी इन्होंने किया वो समथिंग रीजन। जब आपकी लिम्स प्रोट्रूडिंग होती हैं, थोड़ी बहुत पीकल से बाहर निकलती हैं, इफ यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे देन दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट अनरीजनेबल, वो रीजनेबल है। बट इफ ऑन द अदर हैंड यही बस अगर क्राउडेड स्ट्रीट पे जाती तो यहाँ पे एज एन एडल्ट दैट लेडी शी इज एन एडल्ट एंड एज एन एडल्ट उनको ये पता होना चाहिए था कि जो मेरे लिम्स है वो अंदर रहें बस के, क्योंकि क्राउडेड स्ट्रीट है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि इट वाज बस वाज मूविंग ऑन हाईवे, ब्रॉड हाईवे, तो यहाँ पे शी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, क्योंकि मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया रीजनेबल केयर का। अगर तो यहाँ पे डिफेंडेंट्स वर अनेबल टू प्रूव लैक ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ पार्टी, यहाँ पे उनके पार्ट पे लैक ऑफ रीजनेबल केयर नहीं थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काइंड ऑफ एसेंशियल्स हैं ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्लेंटिव्स नेग्लिजेंस रिमोट कॉज। इसका मतलब क्या होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि प्लेंटिव का खुद का नेग्लिजेंट एक्ट होता है, प्लेंटिव हिमसेल्फ इज नेग्लिजेंट बट his negligence has not contributed to the damage or to the harm suffered by that party। अगर ऐसा होता है कि प्लेंटिव खुद नेग्लिजेंट है बट उसका नेग्लिजेंट एक्ट ऐसा था कि इट हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द इंजरी सफर्ड बाय दैट प्लेंटिव, उसका सिर्फ रीजन, उस इंजरी को सफर करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट का नेग्लिजेंट एक्ट था, तो वहां पे दिस पर्सन कैन नॉट बी मेट विद द डिफेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। मींस कि प्लेंटिफ की अगेंस्ट डिफेंडेंट पार्टी डिफेंस नहीं अवेल कर सकती है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब जब दोनों जन की गलती होती है। लेकिन यहाँ पे जो इंजरी हुई प्लेंटिफ पार्टी को, उसका होल सोल रीजन ही जब डिफेंडेंट का नेग्लिजेंट एक्ट है, तो दिस प्लेंटिफ पार्टी इज नेग्लिजेंट बट हिज नेग्लिजेंट एक्ट हैज नॉट contributed to the injury suffered by him, तो यहाँ पे he will not be held liable। कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट को ही कॉम्पेंसेशन देनी होगी टू द प्लेंटिफ पार्टी। अब ऐसा कब हो सकता है, राइट? we'll discuss a case law, आपको समझ आ जाएगा, which is आज्ञा कौर वर्सेस पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1980। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ रिक्शा ड्राइवर, उस रिक्शा में टोटल 5 लोग बैठे थे। इट मींस इट वाज एन ओवरलोडेड रिक्शा, एक ड्राइवर था, देयर वर 3 एडल्ट्स एंड अ चाइल्ड, तो ये 5 लोग रिक्शा में बैठे थे। दे वर गोइंग, और पीछे से एक बस आती है बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से वो बस आती है कि इतनी ज्यादा एक्सेसिव स्पीड थी कि वो बस उस रिक्शा को एंटिसिपेट कर भी सकती थी, फिर भी वो रुक नहीं पाई। उसने रिक्शा को हिट किया पीछे से, और उसको हिट करने के बाद भी वो रुकी नहीं, बस आगे चली गई और एक इलेक्ट्रिक पोल में जाके बच गई। इट मीन्स यहाँ पे अब जब प्लेंटिव्स ने केस फाइल किया अगेंस्ट द बस ड्राइवर, तो उन्होंने डिफेंस प्लीड करना ही था कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है। रीजन भी, अगर ये रिक्शा खाली भी होती या इसमें एक या दो लोग भी होते जितनी इसकी कैपेसिटी है, तब भी नोबडी कुड प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग। इट मींस प्लेंटिव की खुद की नेग्लिजेंस हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द इंजरी सफर्ड बाय दिस पर्सन, सो इस इंसान को हम इन एनी वे लायबल नहीं ठहरा सकते। इट मींस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कब कब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अप्लाई हो सकती है। सो आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे भी क्या पॉइंट है कि यहाँ पे एक लोग भी हो सकते थे, दो लोग भी हो सकते थे, तभी ये एक्सीडेंट होता। यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, अब अगेन ये पॉइंट आता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। कहते हैं कि रिक्शा खुद ओवरलोडेड है, दैट इज अ रिमोट कॉज ऑफ इंजरी सस्टेन्ड बाय दिस द रिक्शा ड्राइवर। रिमोट कॉज और प्रॉक्सिमेट कॉज, जब भी हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की, इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिफेंडेंट का रॉन्गफुल कंडक्ट should be a proximate cause, it should be an immediate or an operative cause of injury sustained by the plaintiff। अगर वो एक remote cause है, extremely far off एक cause है of the injury sustained by the plaintiff, तो वहां पे plaintiff
जो है वो इनकी गलती नहीं ठहरा सकते। तो इस केस में वही हुआ कि उनकी रिक्शा ओवरलोडेड थी तो थी, बट दैट इज नॉट अप्रोक्सीमेट, बहुत ही प्रोक्सीमेट इमीडिएट या ऑपरेटिव कॉज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्ट में नेग्लिजेंस थी कि एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं रहेगी। ये जो मैंने वर्ड्स यूज करे, प्रोक्सीमेट डैमेज, रिमोट डैमेज, इस चीज को अगर आप इन डेप्थ समझना चाहते हो, एक चैप्टर है रिमोटनेस ऑफ डैमेज का, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू वॉच दैट वीडियो। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर एक कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट आता है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज में व्हाट इज मेंट बाय प्रॉक्सिमेट एंड रिमोट डैमेज, तो इसको भी देख लेना वीडियो। नेक्स्ट, अब आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू आंसर दैट, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा इट इज रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, सो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दैट, क्योंकि रूल्स वही हैं टू डिटरमाइन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो हमने अभी तक रीड करे। यानी कि पहला क्या है कि वो रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अप्रोक्सीमेट कॉज, जैसे हमने आज्ञा कौर में देखा। दूसरा पॉइंट भी यही आज्ञा कौर से ही निकल के आता है इसी केस से, कि जो प्लेंटिफ का रॉन्गफुल एक्ट है, बेशक ही वाज नेग्लिजेंट, बट सिंस हिज wrongful act has not contributed to the injury suffered by him, this person cannot be held liable, तभी contributory negligence नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं रीजनेबल केयर का, अगर प्लेंटिफ के पार्ट पे रीजनेबल केयर नहीं है तब contributory negligence होगी, बट इफ ही हैज एक्टेड रीजनेबली एज इन दिस केस ऑफ विंडो सिल, तो वहां पे contributory negligence नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं से मिलता है, ये हम असेंशियल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या कहता है? बिफोर वी बिगिन विद दिस रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी और लास्ट चांस, मैं आपको एक केस लॉ डिस्कस करना चाहती हूँ, उससे आपको ये बेटरली समझ आएगा। दैट केस लॉ इज डेविस वर्सेस मैन 1882। इस केस लॉ में क्या हुआ था कि एक प्लेंटिफ थे, ही लेफ्ट हिज डंकी ऑन अ हाईवे। प्लेंटिफ ने अपना डंकी को हाईवे पे छोड़ दिया, उधर से डिफेंडेंट आ रहे थे, ही वाज ड्राइविंग हिज वेगन एंड दैट वेगन वाज बीइंग ड्रिवन बाय हॉर्सेस। अब दूर से वो एंटिसिपेट तो कर सकते थे कि एक डंकी खड़ा है हाईवे पे, बट उनकी वेगन इतनी ज्यादा फास्ट थी, इतनी वो हार्श वेगन को चला रहे थे कि ही वाज अनेबल टू स्टॉप। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, उनका जो हॉर्सेस थे, दे रैन ओवर द डंकी एंड दे किल्ड दैट डंकी। अब यहाँ पे प्लेंटिव पार्टी कौन हुई, एग्रीव्ड पार्टी कौन हुई, जो उस डंकी के ऑनर है। देखा जाए तो इट इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जो अभी तक हम रीड करते आ रहे हैं वही है, इट इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ की खुद की भी गलती है सिंस ही लेफ्ट हिज एनिमल ऑन द हाईवे, और यहाँ पे डिफेंडेंट की भी गलती है सिंस ही वाज ड्राइविंग नेग्लिजेंटली। दोनों के पास पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। बट एज पर द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या होता है कि जिस इंसान के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी इंजरी को रोकने की, किसी भी इंजरी को अवॉइड करने की, जिस इंसान के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाय टेकिंग रीजनेबल केयर, अगर वो इंसान रीजनेबल केयर नहीं रखता और वो इंजरी या वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी उसको प्रिवेंट करने की, ओनली दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। इट मीन्स इस केस लॉ में पहला जो अर्लियर एक्ट है वो किसका है, प्लेंटिफ का है, क्योंकि उसने अपना डंकी जो है वो हाईवे पे छोड़ दिया। सब्सिक्वेंट यानी कि बाद वाला एक्ट किसका है, डिफेंडेंट का। अगर डिफेंडेंट चाहता तो वो इस एक्सीडेंट को होने से रोक सकता था, had he not been driving negligently, अगर वो आराम से चलाता, this accident could have been prevented। It means rule of last opportunity, as the name indicates, last opportunity means the person who has the later opportunity or the last chance of averting or avoiding an accident by taking some reasonable care. If he fails to take that reasonable care and he is unable to avoid that accident, he will be only whole solely held liable। बट यहाँ पे तो इस केस में वही हुआ, अप्लाइंग द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, जो डिफेंडेंट थे सिर्फ और सिर्फ इनकी ही गलती मानी गई और इनको प्लेंटिफ पार्टी को पूरी कॉम्पेंसेशन देनी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को तो अप्लाई ही नहीं किया, बिकॉज उस टाइम पे रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी चल रहा था, इज इट। बट अब आप खुद देखो, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ज्यादा बेटर है या लास्ट अपॉर्चुनिटी? ऑब्वियसली द कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसकी जितनी गलती है, जिसने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द नेग्लिजेंस, जिसकी जितनी फॉल्ट है, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल अप टू दैट एक्सटेंट। तो ये जेन्युइन है, ये फेयर है, ये इक्विटेबल है। इसीलिए लास्ट अपॉर्चुनिटी के जो कॉन्सेप्ट को, इस रूल को अनसेटिस्फैक्टरी माना गया, इट इज अनजस्ट, इट इज नॉट इक्विटेबल। ठीक है, तो इसको जो है वो ओवर रूल कर दिया गया, इसको फिर यूज नहीं किया गया। इसका रीजन यही था कि जब रिजल्टिंग डैमेज, डैमेज क्या है, एक्सीडेंट, व्हेन दैट रिजल्टिंग डैमेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज, जब दोनों पार्टीज के नेग्लिजेंस के कारण कुछ हुआ तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज विल बी हेल्ड लायबल।
सिर्फ डिफेंडेंट ही क्यों पे करेगा प्लेंटिफ पार्टी को, जबकि प्लेंटिफ पार्टी का एक्ट वाज द अर्लियर एक्ट जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। इज इट? सो ये बहुत ही अनजस्ट, बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री रूल रहा, जो हमारा रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए इसको अनसेटिस्फैक्ट्री कहते हुए इसको ओवर रूल कर दिया गया। और इंग्लैंड में 1945 में लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट पास किया गया 1945। अब इस रूल ने क्या कहा, इस रिफॉर्म में क्या लिखा गया, कहते कि नेग्लिजेंस जब होती है तो प्लेंटिफ के पार्ट पे भी होती है, डिफेंडेंट के पार्ट पे भी होती है, तभी वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बनती है। तो जब दोनों के पार्ट पे नेग्लिजेंस होती है तो यहाँ पे प्लेंटिफ पार्टी विल नॉट बी डिसएंटाइटल्ड। देखो यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है कि दोनों के पार्ट पे गलती होती है तो दोनों को डैमेजेस पे करने होंगे, ठीक है, नॉट ओनली डिफेंडेंट। अगर आप लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल देखते हो तो सिर्फ डिफेंडेंट को पे करना पड़ा, एंड फॉर दैट मैटर किसी को भी करना पड़ सकता है लास्ट अपॉर्चुनिटी में, बस जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी ऑफ प्रिवेंटिंग बाय टेकिंग रीजनेबल केयर। और अगर उस इंसान ने रीजनेबल केयर नहीं रखी, बीट डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, उसको पूरी की पूरी होल सोल लाइबिलिटी उसी इंसान की बनेगी और पहला पर्सन विल बी एग्जेम्प्टेड एट ऑल, पूरा पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा, जबकि वो चीज शुरू उसी से हुई थी, ठीक है। बट इस रिफॉर्म एक्ट ने कहा कि जब दोनों के पार्ट में नेग्लिजेंस होती है, प्लेंटिफ पार्टी विल नॉट बी डिसएंटाइटल्ड फ्रॉम रिसीविंग कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट पार्टी, बट उसको जो कॉम्पेंसेशन मिलेगी that would be reduced to the extent of his own fault in the entire accident, which means कि ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ ने खुद ने गलती करी तो प्लेंटिफ बिल्कुल ही कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट अब ये कहता है, प्रेजेंटली करंटली इंडिया में भी ये कहता है कि अगर दोनों के पार्ट पे नेग्लिजेंस होती है तो क्या होगा कि प्लेंटिफ पार्टी वाज अदरवाइज एंटाइटल्ड टू सम कॉम्पेंसेशन बाय द डिफेंडेंट, कुछ तो कॉम्पेंसेशन डिफेंडेंट ने देनी थी। बट अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है तो इसको जितनी कॉम्पेंसेशन मिलनी थी वो रिड्यूस हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज ओन फॉल्ट इन द एंटायर सिचुएशन, इन द एंटायर सर्कमस्टेंसेस, जितनी उसकी खुद की गलती होगी उस एक्सटेंट तक हम खत्म कर देंगे। तभी मैंने बिगिनिंग में बताया था कि ये जो डिफेंस है ये डिफेंडेंट अवेल करता है क्योंकि उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको जो कॉम्पेंसेशन देनी पड़ती है वो रिड्यूस हो जाती है अप टू द एक्सटेंट, ठीक है, ऑफ दिस पर्सन्स लायबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है शेयरिंग आउट ऑफ डैमेजेस। अब कोर्ट को देखना होता है कि किस इंसान की कितनी गलती थी और जितनी उनकी गलती थी उस हिसाब से उनको जो कॉम्पेंसेशन है वो मिल जाती है। इस चीज को समझने के लिए, अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस को समझने के लिए विल डिस्कस अ केस लॉ व्हिच इज माया मुखर्जी वर्सेस द ओडिशा कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड 1976। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ मोटरसाइकिलिस्ट एंड अ ड्राइवर ऑफ अ कार, दोनों के नेग्लिजेंस के कारण, नेग्लिजेंस नहीं रादर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के कारण मोटरसाइकिलिस्ट डाई, इसकी डेथ हो जाती है, ही डाइड। अब यहाँ पे कोर्ट ने सर्टन किया कि 60% गलती जो थी वो मोटरसाइकिलिस्ट की थी इन दिस इंटायर एक्सीडेंट और 40% मिस्टेक कार के ड्राइवर की थी। तो जब इस चीज को सर्टन किया तो कोर्ट ने कहा कि अदरवाइज दिस मोटरसाइकिलिस्ट वाज एंटाइटल्ड टू 75,000 कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट। कार वाले से इसको 75,000 की कॉम्पेंसेशन मिली थी, बट सिंस इसकी खुद की 60% गलती है इस एक्सीडेंट में तो इसको डिफेंडेंट को बेसिकली पूरी अमाउंट नहीं देनी है टू दिस पर्सन, वो क्या देगा, सिर्फ 40% देगा, क्योंकि 60% तो इसकी खुद की गलती है, इसके खुद के एक्सीडेंट में ही हिमसेल्फ इज लायबल, ठीक है। इसके पार्ट पे वॉट ऑफ केयर होनी थी तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, 40%, यानी कि सिर्फ 30,000 कॉम्पेंसेशन इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल पाए। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कितनी डैमेजेस देनी है, कितनी गलती है उनकी, अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस कैसे होती है, इट इज ये जो एक लीगल प्रैक्टिस होती है कोर्ट्स की, ये कोर्ट्स को असेस करना होता है, ये जो असेसमेंट होती है ऑफ डैमेजेस, अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस, इट इज इंटायरली ऑन द कोर्ट्स। कोर्ट्स के जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट होता है, उसको देखते हुए वो इन डिसीजंस को लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स पे डिपेंड करता है। और कोर्ट while ascertaining कि किसको कितनी अमाउंट कॉम्पेंसेशन देनी है, दे लुक इनटू ईच एंड एवरी मटेरियल क्वेश्चन जिससे उनको हेल्प होगी टू डिसाइड। तो इस केस में इसी तरीके से डिसाइड किया गया। सो ये गेटिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस, कई बार क्या होता है 50-50% गलती होती है, 50% ही डिफेंडेंट की, 50% ही प्लेंटिफ की। तो क्या होगा, जितनी अमाउंट मिलनी है, फॉर एग्जाम्पल 50%, 50,000 मिलनी थी तो वो 25,000 ही रह जाएगी टू द प्लेंटिफ। तो इस तरीके से होता है, जिसकी जितनी गलती होती है उसको उतनी अमाउंट कट के मिल जाती है एज कॉम्पेंसेशन। तो जो हमारा लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 इंग्लैंड में था, ठीक है, उसका यही मतलब है कि प्लेंटिफ विल नॉट बी डिसएंटाइटल्ड एट ऑल टू गेट कॉम्पेंसेशन, बट उसको मिलेगी कम होकर, रिड्यूस होकर मिलेगी, अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस होगा। तो इंडिया में ऐसी कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है
एज इन इंग्लैंड। बट इंडिया में जो जुडिशियल डिसीजंस आए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जुडिशियल डिसीजंस ही हमें बताते हैं कि यहाँ पे भी हम इसी रिफॉर्म एक्ट को फॉलो करते हैं। अपॉर्चमेंट ऑफ डैमेजेस इंडिया में भी होते हैं। लास्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टरनेटिव डेंजर। ऑल्टरनेटिव डेंजर को भी समझने के लिए हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, विच इज जॉन्स वर्सेस बॉयज 1816। इस केस लॉ में क्या हुआ था कि एक इंसान था, ही वॉज सिटिंग इन अ लॉरी, एक कोच में, बेसिकली एक बस में कह लो, वो एक इंसान बैठा था। अब वो बस का जो ड्राइवर था, ही वॉज ड्राइविंग सो नेग्लिजेंटली कि वो इंसान डर गया। यानी कि इफ यू आर सिटिंग इन अ बस, आप बस में बैठे हो, बस ड्राइवर इतना नेग्लिजेंटली कहीं पे भी ड्राइव कर रहा है कि आप डर चुके हो, यू हैव बिकम bewildered एंड कंफ्यूज्ड व्हाट इज टू बी डन। अब अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव डेंजर को रिपोज कर लेते हो, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टरनेटिव डेंजर एंड यू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। ठीक है, इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि एक प्लेंटिफ था, ठीक है, वो एक कोच में बैठा था, बट जो कोच ड्राइवर था वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंटली चला रहा था उस कोच को, यानी कि कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता था। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट इंजरी, उसने क्या किया, ही जंप्ड ऑफ दैट मूविंग कोच, वो वहां से जंप कर गया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज लेग्स, उसके दोनों लेग्स ही चले गए। अब यहाँ पे इन्होंने केस फाइल किया अगेंस्ट दिस पर्सन, coach driver, कि he is driving very negligently, he was driving very negligently, as a result I took recourse to an alternative danger। तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टरनेटिव डेंजर। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन और अ प्लेंटिफ has to protect himself from the, injury or the danger that has been created due to the defendant's negligent act, and so as to protect his personal property or even some third person, if the plaintiff takes recourse to some alternative danger, then that person is justified in law in doing so। वो justified है अगर वो ऐसा करता है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इफ ही रिकोर्स टू एन ऑल्टरनेटिव डेंजर, तो वो भी चीज क्या है, जस्टिफाइड है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस देखा, कुछ एसेंशियल्स देखे, यानी कि हमने देखे रूल्स टू डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, वी लिव्ड इनटू द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी which is not applicable right now, अब वो applicability उसकी नहीं है, and we looked into the doctrine of alternative danger। So thank you so much guys, we're done with this chapter। Do like, share, comment and subscribe to my channel। Thank you।